जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट फिजियो को कंप्लीट किया है। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू होंगे, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। जी हाँ, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, विल टॉक अबाउट डाइजेशन टुडे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी कि डाइजेशन क्या है। आप फूड इनटेक करते हैं, आप खाना खाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स में भी कवर किया था कि आपको एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि खाना चाहिए, यानी कि फूड चाहिए। अगर आप फूड इनटेक नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। पर क्या सिर्फ खाना खाने से एनर्जी मिल जाती है? नहीं, उसका डाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है। वो डाइजेस्ट होगा, बिगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से वो स्मॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में जाएगा, सॉरी सिंपलर सब्सटेंसेस में जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तब जाके उससे एटीपी बनेगी, यानी कि एनर्जी बनेगी। याद होगा सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कवर किया था कि जब एक जैसे सेल्स, सिमिलर फंक्शन वाले, सिमिलर ओरिजिन वाले सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज एक साथ बनाते हैं ऑर्गन, और जब ढेर सारे ऑर्गन्स एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ आ जाते हैं तो बनता है इंडिविजुअल। यस, इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास एक अलग से सिस्टम है जिसके लिए, जो कि सिर्फ डाइजेशन के लिए ही है, एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज उसको शुरू करते हैं, उसको पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है पहले ये चेक करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ईसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस जहां से एक्सक्रीटा बाहर जाता है, यानी कि फीकल मैटर एक्सक्रीट करते हैं हम। अब सबसे ऊपर देखिए डाइजेशन को लिखा है कि डाइजेशन क्या है। इट इज मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल का मतलब जो हम च्यू कर रहे हैं, खाने को खा रहे हैं, और हम लोग एक बाइट लेते हैं, अगर उस बाइट को हम लोग काफी देर तक अपने मुंह के अंदर, अपने माउथ के अंदर च्यू करते हैं और उसको बहुत ही एक छोटे से पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे टीथ उसमें हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद जब वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, यानी कि ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाएगा स्टमक में, तब जाके उसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। क्या केमिकल प्रोसेसेस? जिसमें कुछ अलग तरीके के पिगमेंट्स या फिर एंजाइम्स या फिर कुछ सिक्रीटिव जूसेस उसके ऊपर एक्ट करेंगे, चाहे वो एसिडिक हो या फिर बेसिक, जिसके कारण डाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल एज वेल एज अ केमिकल प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। पहला उन्होंने लिखा है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं माउथ टू एनस। माउथ टू एनस जितनी भी बड़ी एक ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे मुंह से हमारी एनस तक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या? हमारे टीथ, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। फिर आती है ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज माउथ टू एनस। उधर आप देखेंगे, उधर लिखा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या रोल है कि ये केमिकल प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, एंजाइम्स, कुछ सिक्रीशंस, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एसिडिक एज वेल एज बेसिक सिक्रीशंस जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो उसमें हमारे पास तीन ग्लैंड्स हैं। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, देन लिवर, एंड देन पेंक्रियाज। आज हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, ग्लैंड्स को एज वेल एज माउथ टू एनस, क्या क्या रोल है हर एक ऑर्गन का, हर एक उसका फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में, और यहाँ पे फिर आता है ईसोफेगस, यहाँ से फूड जाएगा सीधा स्टमक में। ठीक है, देन दिस इज अ लिवर। लिवर की कुछ अपनी सिक्रीशंस है, उसके बारे में बताऊंगी। हियर इज द पेंक्रियास व्हिच इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
देन वी हैव अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर लीवर की जो सिक्रीशन है वो स्टोर होती है। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर रही है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो यहाँ पे स्टार्टिंग है ये है एक अपेंडिक्स एंड दिस इज एनस। चलिए अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया अपेंडिक्स, इसको जानते हैं क्या है। अपेंडिक्स जो है दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल का मतलब जिसका कोई यूज नहीं है। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे ही है हमारी बॉडी में। अगर अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब ये है एक वेस्टिजियल ऑर्गन और अगर ये इन्फ्लेमेट कर जाए अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, अपेंडिसाइटिस। अगर इस अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसके अंदर भी कुछ फूड के पार्टिकल्स चले जाएं, तो इसमें हो जाती है इन्फ्लेमेशन और उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर्स को इसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि कांस्टेंट पेन रहती है बंदे को। ह्यूमन एक कांस्टेंट पेन फील करता है और बहुत सीवियर हो जाती है बहुत सारे केसेस में। जब सीवियर पेन हो जाती है तो डॉक्टर्स इसको रिमूव करते हैं और उस रिमूवल के प्रोसेस को बोलते हैं अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी। जब इसको रिमूव करना होगा क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन हो गई है इसमें, तो रिमूवल के प्रोसेस को बोलते हैं अपेंडेक्टमी। सो दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। अगर ये इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको बोलेंगे अपेंडिसाइटिस और फिर इसको रिमूव करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडेक्टमी। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले शुरू करेंगे माउथ से। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है दैट इज माउथ। अब माउथ क्या, माउथ के अंदर हमारे लिप्स वगैरह आते हैं। अब माउथ से जब अंदर चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जहां पे हमारे टीथ प्रेजेंट हैं, हमारी टंग है और पैलेट। बक्कल कैविटी में क्या आता है? सबसे पहले आते हैं टीथ। चलिए टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ का काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हम चबाते हैं ना उस खाने को, कि ऐसे ही निगल लेते हैं? ऑफ कोर्स चबाते हैं, अब जिसके दांत नहीं होंगे तो वो तो निगलेगा ही, है ना, दैट इज समथिंग एल्स। बट हमारे पास दांत हैं भगवान के आशीर्वाद से, है ना, वी हैव आवर टीथ। तो अब हम च्यू करेंगे खाने को, ऑफ कोर्स चबाकर ही खाएंगे, खाना चबाकर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। च्यू करेंगे, मेस्टिकेट, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें हमें कौन हेल्प कर रहा है उसको चबाने के लिए? टीथ। तो भगवान ने हमें 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के टीथ दिए हैं। उसमें पहला आता है इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप के टीथ है हमारे पास। क्या है? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब जो ह्यूमंस है ना, इनके पास 4 टाइप के टीथ हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। हमारे पास एक तरीके का दांत नहीं है, 4 तरीके के दांत हैं, तो उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। द थिंग इज हेट्रोडोंट तो है ही, 4 टाइप के टीथ तो है ही, बट हमारे पास 2 बार टीथ आते हैं ना। एक बार बचपन में आएंगे जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, और फिर जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। जो ऐसी स्टेट है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसको बोलते हैं डायफाइडोंट। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायफाइडोंट। हमारे पास 2 टाइप के टीथ हैं। पहले बच्चे को मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास क्या अरेंजमेंट है? हेट्रोडोंट, 4 टाइप के टीथ हैं, एंड डायफाइडोंट, मिल्क एंड परमानेंट टीथ। गॉट इट?
अब इसका फॉर्मूला जानते हैं थोड़ा सा कि जो ये मिल्क टीथ है ये कैसे होते हैं हमारे बकल कैविटी में, कैसे अरेंज्ड है, एज वेल परमानेंट टीथ कैसे अरेंज होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है। मिल्क टीथ के बारे में लिखते हैं। मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 212 212। ये जो 212 पैटर्न मैंने लिखा है, ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये अपर हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले आधे जॉ की, और नीचे वाला आधा जॉ रिप्रेजेंट करता है ये। तो फुल जॉ में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क टीथ कितने आते हैं 20। व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इट कम्स 20 टीथ। मिल्क टीथ कितने हैं 20 यानी कि 20। अब इसका देखिए कौन सा दांत होगा, इंसीजर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स। याद रखेंगे मिल्क टीथ के अंदर प्री मोलर्स नाम का कुछ नहीं है, प्री मोलर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है इंसीजर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स। 212 अपर हाफ जॉ में, लोअर हाफ जॉ में, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इट कम्स 20 टीथ, 20 मिल्क टीथ। गॉट इट। परमानेंट टीथ की बात करते हैं। परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ के बाद हमारे पास क्या होते हैं परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ का क्या है अरेंजमेंट, 2 1 2 3। इसका भी सेम अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ, 2 1 2 3। बट कौन कौन से दांत हैं, कौन कौन से टाइप के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ध्यान देंगे मिल्क टीथ के अंदर आपके पास प्रीमोलर्स नहीं थे, यहाँ पे प्रीमोलर्स हैं। तो परमानेंट टीथ में क्या अरेंजमेंट है, 2 1 2 3, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 अपर हाफ जॉ एंड लोअर हाफ जॉ, कंप्लीट क्या नंबर आता है 32। 32 दांत होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, 2 1 2 3। तो ये है अरेंजमेंट परमानेंट टीथ का हमारी बक्कल कैविटी में। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के दांत दिख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के टीथ दिख रहे हैं। ये जो ऊपर वाली बॉडी होती है इसको बोलते हैं क्राउन, और इसको बोलते हैं जो नीचे होती है ये, जहां से ये जॉ के अंदर लगा हुआ है ना दांत हमारे, इसको बोलते हैं रूट। दिस इज रूट एंड दिस इज क्राउन। अभी जो क्राउन है ये एक हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ होता है। ये जो क्राउन है ये एक हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ होता है, और उसका नाम क्या है, इनेमल। ये जो क्राउन है ये एक हार्ड सब्सटेंस का बना होता है, उसका नाम क्या है, इनेमल। याद रखेंगे ये इनेमल जो है ये बोन से भी हार्ड होता है। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है इनेमल, जिसका क्राउन बना हुआ है। गॉट इट। तो ये थी टीथ के बारे में कुछ बातें। अब चलते हैं टंग पे, यानी कि जीभ। टंग के ऊपर हमारे कुछ, टंग के अपर सरफेस पे कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि खाना खट्टा है, मीठा है या फिर कड़वा है। तो टेस्ट बड्स होते हैं। दूसरा और क्या काम करती है टंग, मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। जो हमने खाना खाया दांतों से उसको च्यू किया, उसके बाद उस खाने को वो जो च्यू किया हुआ है हमने, यानी कि छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको सलाइवा से कौन मिक्स करवाता है, सलाइवा से कौन मिक्स करवाता है, टंग मिक्स करवाती है। और जब वो खाना एक बॉल की फॉर्म में आ जाता है, एक सलाइवा उसके ऊपर लग जाएगा और एक वेट बॉल बन जाती है वो, उसको हम बोलते हैं बॉलस। जब हमारा च्यू किया हुआ खाना स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्टेड फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, when it is mixed with the saliva, it forms a ball-like structure which is termed as bolus. Got it? तीसरा काम क्या है टंग का, क्लीनिंग ऑफ टीथ। ऑफ कोर्स टीथ क्लीनिंग के लिए तो हेल्प करती है टंग, है ना। तो ये हमारे टंग का काम, उस पे टेस्ट बड्स हैं, बोलस बनाने में हेल्प करती है, दैट इज इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा एंड आल्सो क्लीनिंग ऑफ टीथ। पैलेट, पैलेट होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमारी बक्कल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है,
द थर्ड वन इज फेरिंग्स. फेरिंग्स मैंने आपको बताया इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर. फेरिंग्स के अंदर हवा और खाना एक साथ ही अवेलेबल है, दोनों चीज एक साथ अवेलेबल है. दिस इज फेरिंग्स. नेक्स्ट वी हैव ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है बच्चों? ईसोफेगस इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो कि फेरिंग्स के बाद आएगी. फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज ईसोफेगस व्हिच इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब. इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर लो. ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है, नो डाइजेशन. ईसोफेगस का मेन मोटो क्या है भाई? उनका उसका मेन काम क्या है? पेरिस्टॉलिसिस करना. पेरिस्टॉलिसिस से याद आ रहा है इनवॉलंटरी मूवमेंट. इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट. ईसोफेगस करती है इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट यानी कि पेरिस्टॉलिसिस. इसमें क्या होता है, जो बोलस बना था ना अभी, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स किया था टंग ने, अब वो स्टमक के अंदर जाए तो स्टमक के अंदर किसके थ्रू जाता है? ईसोफेगस के थ्रू. और वो जाता किस मूवमेंट के थ्रू है? जो हमारे ईसोफेगस के मसल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट शो करते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्टॉलिसिस. इसकी हेल्प से वो बोलस जो है वो स्टमक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. गॉट इट? अब उसके बाद अब स्टमक के अंदर जब खाना आ गया तो उसकी बात करते हैं. स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन है. स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. ये देखिए जे जैसा आकार है ना इसका, जे अल्फाबेट जैसा है ना. स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. और स्टमक के अंदर क्या हो रहा है? खाना तो ईसोफेगस ले आई स्टमक के अंदर. अब वो एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी लाइनिंग है यहाँ पे, वो एक ऐसे वाला स्ट्रक्चर है. ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं बना मुझसे ना. अब यहाँ पे ना एक म्यूकस लाइनिंग होती है इसके ऊपर, यहाँ पे एक म्यूकस की लाइनिंग होती है. स्टमक में एक म्यूकस लाइनिंग होती है यहाँ पे. इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर. आपको एक बोरी की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज स्टमक. इसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं. स्टमक के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. पहला है पेप्टिक, या फिर जिनको हम चीफ सेल्स या फिर जाइमोजन भी बोलते हैं. 3 नाम है, पेप्टिक, चीफ और जाइमोजन सेल्स. ये इनका काम क्या है? ये रिलीज करते हैं 2 एंजाइम्स, पेप्सिनोजन एज वेल एज प्रोरेनिन. पेप्सिनोजन एज वेल एज प्रोरेनिन, और ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म्स हैं. ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, पेप्सिनोजन एज वेल एज प्रोरेनिन. अब पेप्सिनोजन का काम क्या है? ये प्रोटीन, दोनों ही प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती हैं. दोनों एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती हैं. ओनली मेन थिंग ओवर हियर इज, जो प्रोरेनिन है ना, ये सिर्फ चिल्ड्रन के अंदर होती है, सिर्फ बच्चों में. प्रोरेनिन ओनली इन द चिल्ड्रन फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क. मिल्क के डाइजेशन के लिए प्रोरेनिन सिर्फ बच्चों के अंदर मिलेगी हमें. ठीक है, प्रोरेनिन किसके अंदर मिलती है? सिर्फ बच्चों के अंदर. और ये दोनों ही एंजाइम्स किसने सिक्रीट किए? पेप्टिक, चीफ या फिर जाइमोजन सेल्स ने. सेकंड वन इज द नेक सेल्स. ये नेक सेल्स ही हैं जो स्टमक को म्यूकस लाइनिंग देते हैं. दीज सिक्रीट द म्यूकस. स्टमक के पास जो म्यूकस लाइनिंग है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेक सेल्स. थर्ड वन इज पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स. पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, इनका काम क्या है? एक तो ये HCl सिक्रीट करेंगे. अब जब बोलस यानी कि सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड आया है तो उसकी डाइजेशन के एनहांसमेंट कैसे होती है? HCl इसमें हेल्प करता है. अब ये सेम HCl सेम HCl स्टमक की लाइनिंग को बर्न ना कर दे. स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग है, उसकी जो एंडोथीलियम है, उसको जला ना दे, उसको बर्न ना कर दे. इसीलिए यहाँ पे नेक सेल्स अवेलेबल होते हैं ताकि वो म्यूकस सिक्रीट करते रहे. म्यूकस से इसको प्रोटेक्शन मिलती है HCl से. ठीक है, ये HCl क्या करता है?
अभी आपको बताया कि इन्होंने चीफ सेल्स ने एक एंजाइम रिलीज किया दैट इज पेप्सिनोजन। इस पेप्सिनोजन की इनएक्टिव फॉर्म है ये, अब इसको एक्टिव भी बनाना है, यानी कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है ना ये, तभी तो काम करेगा, तभी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिनोजन से जब पेप्सिन बनेगा तभी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और उसमें रोल किसका है? HCl का। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन करवाता है? पेप्सिन में HCl। और HCl को सिक्रीट कौन कर रहा है? पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। और इससे बचाने के लिए स्टमक के पास क्या है? म्यूकस लेयर। वो म्यूकस लेयर कौन सिक्रीट करता है? नेक सेल्स। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी सिक्रीट करते हैं। ये क्या है? दिस इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिक्रीट कौन करता है? पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है। देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक कवर कर लिया, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये कनेक्टेड है स्टमक के साथ। ये जब जे शेप्ड ऑर्गन यहाँ पे खत्म होता है तो ये जो पिंकिश आपको ऑर्गन दिख रही है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये सारी अंदर जो है ना ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन ये है। हम इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? हम इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथ में तो बहुत बड़ी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी डायमीटर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए बात करते हैं, इट इज कनेक्टेड विद द स्टमक। अब जब हमारे पास खाना स्टमक के अंदर था तो वहां पे HCl था। सलाइवा के साथ जब मिक्स हुआ फूड तो हमने उसे क्या बोला? बोलस। अब जब HCl के साथ मिक्स हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कायम। कायम। कायम वो वाला फूड है जो स्टमक के अंदर हमें मिला। जब वो HCl के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कायम, वो कायम बन जाता है। ठीक है, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बाइल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब एक काइम आता है इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? लिवर का बाइल जूस। लिवर का बाइल जूस। अब ये बाइल जूस प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लिवर, विच इज बेसिक इन नेचर। अब एसिडिक फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, और न्यूट्रलाइजेशन में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस, जिसको सिक्रीट किसने किया है? लिवर ने। और ये सेम बाइल जूस स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में। सिक्रीट इसको लिवर करता है बट ये स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। याद रखेंगे, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। दिस इज एन आयरनी, और यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हम इसको स्मॉल बोल रहे हैं बट ये स्मॉल नहीं है। स्मॉल किस लिए बोलते हैं? बिकॉज इसकी डायमीटर कम होती है। ठीक है, विड्थ कम है इसकी। द सेकेंड इज ओके। अब यहाँ पे एक मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलाय। विलाय क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस है, इनको बोलते हैं विलाय। याद आ रहा होगा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में एक बार पढ़ा था कि वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टा फॉर्मेशन है और वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करवाते हैं। ठीक वैसे ही विलाय जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दीज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डाइजेशन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, डाइजेशन एनहांस हो जाएगी और भी। तो दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। SA का मतलब है सरफेस एरिया। ठीक है, पहला पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम। तो सबसे पहला पार्ट जो स्टमक के साथ अटैच्ड है ये वाला, दिस इज ड्यूडेनम। दिस इज ड्यूडेनम। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और C शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओपनिंग जो होती है ड्यूडेनम की
ऑफ हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। गुड। ड्यूडेनम जो स्टमक के साथ अटैच्ड है, अभी आपने क्या पढ़ा कि जब एसिडिक फूड यानी कि काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा स्टमक में से, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करता है बाइल जूस। उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? बाइल जूस, जो कि लिवर सिक्रीट करता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूडेनम है, मैं यहाँ पे शो करती हूँ आपको। ड्यूडेनम के अंदर यहाँ से एक हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। हिपैटो मतलब लिवर प्लस पैंक्रियाज, हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होगी यहाँ से। लिवर प्लस पैंक्रियाज की कॉमन ओपनिंग आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर, तो उसको बोलते हैं हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट की यहाँ पे ओपनिंग होगी, लिवर प्लस पैंक्रियाज। मैं लिख देती हूँ, हिपैटो का मतलब होता है लिवर, लिवर प्लस पैंक्रियाज की कॉमन ओपनिंग होती है ड्यूडेनम के अंदर, और बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट है ये। गॉट द पॉइंट? बाइल कहाँ से आ रहा है? लिवर से, तो बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। देन द सेकंड इज जेजुनम, सेकंड को बोलते हैं हम लोग जेजुनम। जेजुनम इज 2.5 मीटर लॉन्ग और ये पूरी कॉइल्ड है, गुच्छा बना हुआ है इसका पूरा, कॉइल्ड है। देन द लास्ट इज इलियम, इलियम इज हाईली कॉइल्ड और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है जो फूड की, याद रखेंगे पॉइंट, दैट हैपेंस इन द इलियम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में हो रही है? इलियम में। फूड की सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होती है? इलियम में। स्टार मार्क कर लो उसको। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है फूड की। ड्यूडेनम के अंदर हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है जिसमें से बाइल और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आएगी, एंड द जेजुनम इज द कॉइल्ड वन व्हिच इज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, विलाई है, विलाई क्या करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। याद आ गया? मेन पॉइंट्स याद कर लिए। काइम आता है इसमें, एसिडिक फूड बोलेंगे क्योंकि HCl के साथ जब कंबाइन हो गया फूड स्टमक के अंदर तो उसको बोलते हैं काइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछते हैं। देन नेक्स्ट कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम हो रहा है? मैक्सिमम फूड की एब्जॉर्प्शन होगी किसमें? इलियम में। अब आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? लार्ज इंटेस्टाइन में। पानी की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये म्यूकस सिक्रीट करती है, एज वेल एज ड्रग्स जो होते हैं वो सारे यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम पानी की एब्जॉर्प्शन होगी वहीं पे ड्रग्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एज वेल एज द ड्रग्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पोर्शन। स्टार्टिंग पोर्शन को बोलते हैं सीकम, और मैंने यहाँ पे अभी अपेंडिक्स के बारे में आपको बताया, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। और अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, और फिर उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपेंडेक्टमी। सीकम के बाद जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलॉन, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देन हियर वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलॉन, एंड देन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलॉन। और जो एंडिंग पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं रेक्टम। इसकी ओपनिंग सीधा जाके होती है एनस में। डायरेक्ट ओपनिंग कहाँ पे होती है फिर रेक्टम की? एनस के अंदर। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। सीकम, सीकम के नीचे वेस्टिजियल ऑर्गन है, दैट इज अपेंडिक्स। देन दिस असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एंड देन वी हैव रेक्टम। ठीक है, रेक्टम की ओपनिंग कहाँ पे हुई? एनस के अंदर। तो चलिए, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे इलियम ओपन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई थी ना, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कॉइल्ड इलियम जो था वो खत्म हुआ यहाँ पे, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी जो उसका इलियम वाला पोर्शन था, और वो इलियम वाला पोर्शन किसके अंदर खुलता है? सीकम के अंदर। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल है, बता दिया इसके बारे में, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, देन द सेकंड इज कॉलॉन। कॉलॉन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलॉन आता है। ठीक है, थर्ड वन इज द रेक्टम। रेक्टम क्या काम करता है? रेक्टम स्टोर्स द फूड। रेक्टम स्टोर्स द फूड। कौन सा? रेक्टम क्या करेगा? अब मैंने आपको बोला कि रेक्टम की ओपनिंग कहाँ पे होती है? एनस में। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो अब एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी से,
बॉडी में स्टोर नहीं करना वेस्ट को, तो वो कहाँ पे जा रहा है, रेक्टम में, और रेक्टम उसको पास ऑन कर देगी एनस में, और एनस के थ्रू हमारा फीकल मैटर हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड टू द एनस excrete एनस क्या काम कर रहा है, excretes out fecal matter, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है एनस से। तो एनस के अंदर ओपनिंग किसकी होती है, रेक्टम की। देन वी हैव एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमने एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि माउथ टू एनस कवर कर लिया। उसके बाद हम आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। उसमें हमारे पास था सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड द पेंक्रियाज। लिवर की आपने सिक्रीशन अभी पढ़ी, बाइल जूस, और पेंक्रियाटिक सिक्रीशन एज वेल लिवर की सिक्रीशन एक डक्ट लेके आती है जिसको बोलते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, जो कहाँ पे खुल रही थी, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन, दैट इज सलाइवा से। हमने क्या बोला था कि हमारी बक्कल कैविटी में जो हमारे टीथ जो हैं वो फूड को च्यू कर देते हैं, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टंग क्या करती है, उस खाने को, उस च्यूड पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ मिक्स करवाती है, और उसको क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। सलाइवा हमारे पास कितना सिक्रीशन होता है उसका, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। और इसके अंदर क्या क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है सलाइवा की, वाटर, H2O, Na+ के आयंस, K+ यानी कि पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, देन बाइकार्बोनेट आयंस, HCO3 नेगेटिव, म्यूकस, लाइसोजाइम एक एंजाइम है विच इज एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, कोई भी बैक्टीरिया हो उसको खत्म कर देता है ये एंजाइम, दिस इज लाइसोजाइम। तो कॉम्पोजिशन क्या है सलाइवा की, वाटर होता है उसमें, सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, म्यूकस एज वेल एज द लाइसोजाइम विच इज एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, एक ऐसा एंजाइम है कि क्या करता है, सलाइवा में जो स्टार्च होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है हमारे सलाइवा के अंदर, इसको टैलिन भी बोलते हैं, कि क्या करेगा, ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है सलाइवरी अमाइलेज। और एक सलाइवा में हमारे पास एंटीबॉडी भी होते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी है जो हमारे सलाइवा में हमारे पास होती है। चलिए बात करते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप क्या हैं। पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है हमारे सलाइवा में, ये कान के पास जो होते हैं ग्लैंड्स, दीज आर पैरोटिड ग्लैंड्स, जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ग्लैंड्स ये वाले, इनको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर, आपके जॉज के नीचे, यहाँ पे जॉज में जो ग्लैंड होते हैं बक्कल कैविटी में, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं जो जीभ के नीचे हों, आपकी टंग के नीचे भी एक ग्लैंड्स होते हैं आपके बक्कल कैविटी में, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं सब लिंगुअल। तो 3 टाइप के ग्लैंड्स हो गए, पहला पैरोटिड ग्लैंड्स जो कान के पास हैं दोनों साइड, इधर दोनों साइड कौन से हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और टंग के नीचे जो ग्लैंड्स उनको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स। गॉट इट। अब बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स की। पैरोटिड ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं वो एक डक्ट के थ्रू आती हैं, और उस डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। और इसी की सिक्रीशन में ये एंजाइम आता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैलिन भी बोल देते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी टैलिन लिखा होगा, कभी कभी सलाइवरी अमाइलेज लिखा होगा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो आपके जॉज में है, इनकी ओपनिंग को बोलते हैं, इनकी डक्ट को बोलते हैं वॉर्टर्न्स डक्ट। क्या बोलते हैं, वॉर्टर्न्स डक्ट। द थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड जो टंग के नीचे होते हैं, और इसकी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिवेनस। सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिवेनस। गॉट इट। तो हो गए 3 टाइप के, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड की ओपनिंग क्या होती है, डक्ट, स्टेंसन डक्ट। सबमैंडिबुलर की वॉर्टन्स डक्ट, और सबलिंगुअल की होती है डक्ट ऑफ रिवेनस, याद रखेंगे। देन वी हैव द लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन आ जाए अगर कभी भी, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, दैट इज लिवर। लिवर एक सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ठीक है। लिवर ही बाइल जूस बनाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, और जब हमें जरूरत होती है तो सिक्रीट कर देता है इसको। पर बनाया किसने है, लिवर ने बनाया है, याद रखेंगे।
गॉल ब्लैडर बनाता नहीं है, वो सिर्फ स्टोर करेगा बाइल को, ठीक है। बाइल की कॉम्पोजिशन क्या है, बाइल सॉल्ट्स यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये न्यूट्रलाइज कर देता है काइम को। याद आ रहा है काइम क्या था, जब फूड के साथ एसिडिक यानी कि HCl साथ में आ जाए उसके कॉम्बिनेशन में, काइम उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है किसी ने। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक से, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक से, तो वो एसिडिक है उस टाइम पे, और अब उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सिक्रीशंस आएंगी, जिसमें लिवर की सिक्रेशंस एज वेल एज पेंक्रियाज की सिक्रेशन आती हैं। तो लिवर की सिक्रेशन में तो बाइल सॉल्ट्स आएंगे, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेसिक होता है नेचर में, और ये काइम को एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। इसका फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन क्या होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। जैसे कि फैट की जब एमल्सिफिकेशन हो जाएगी तो बन जाएगा एमल्सिफाइड फैट, और फिर वो टूट के बन जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक ऐसी कॉम्पोजिशन बन जाती है जिसको आसानी से जो हमारा बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, आसानी से ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। फैट आपने डायरेक्टली घी का एक चम्मच खा लिया तो वो एज इट इज ब्लड में नहीं जाता, उसके ऊपर प्रोसेस होगा, उसके ऊपर काम होगा, और वो लिवर की सिक्रेशन जो बाइल सॉल्ट है वो उसके ऊपर एमल्सिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसको तोड़ेंगे, तोड़ के उसको एमल्सिफाइड फैट में बनाएंगे, और फिर एक और स्टेज आएगी जहां पे वो फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम ही हेल्प करता है कि वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में यानी कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जो फॉर्म हमारी ब्लड स्ट्रीम में आसानी से जा सकती है वो कौन हेल्प कर रहा है उसके लिए, लाइपेज। गॉट इट, इट इज एन एंजाइम। देन वी हैव बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में आता है बिलीरुबिन विच इज येलो इन कलर, बिलीवर्डिन विच इज ग्रीन। ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो बाइल के अंदर आपको मिलेंगे। इनके बहुत सारे रोल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ये कुछ केमिकल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। आपने बस याद रखना है कि बाइल पिगमेंट्स हैं दो, बिलीरुबिन एज वेल एज बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन होता है येलो कलर का और बिलीवर्डिन होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। ये था हमारा लिवर। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ द लिवर। लिवर ने बाइल जूस बनाया, प्रोडक्शन कर दी बाइल जूस की, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, गॉट इट, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी कर दिया। कन्वर्ट्स द एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। एक इंपॉर्टेंट काम करता है, हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज चाहिए ना, एनर्जी चाहिए हमें, जो भी वो ग्लूकोज के थ्रू यूज बन रही है, ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो लास्ट सब्सटेंस जो होता है, जब भी जो भी हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो लास्ट सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बनता है वो होता है ग्लूकोज। हमने जो भी ग्लूकोज यूज करना था हमारी बॉडी ने एनर्जी बनाने के लिए यूज किया, अब जो एक्सेस में बच जाता है ग्लूकोज, उसको लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड और अ कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। जब कभी हमें एनर्जी की जरूरत होगी, रिजर्व में जो स्टोर रहता है, अगर हमने कुछ नहीं भी खाया हो तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा पहले, गॉट इट। तो एक्सेसिव ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में। थर्ड वन इज क्लियर्स द डेड आरबीसी। हमारी बॉडी में जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको क्लियर करवाता है, उनको बॉडी में से रिमूव करवाता है, दैट इज लिवर। प्रोडक्शन ऑफ द यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। जो भी ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो ही प्रोडक्शन करवाता है यूरिया की। ऑल्सो क्लियर्स द डेड आरबीसी। ये डेड आरबीसी एक स्प्लीन करके एक ऑर्गन होता है, उसको भी बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जितने भी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, डेथ हो रही होती है जितनों की, वो स्प्लीन के अंदर भी जाते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। स्प्लीन एज वेल एज लिवर भी क्लियर करवाता है डेड आरबीसी को, इनको रिमूव करवाता है बॉडी से, ठीक है। देन वी हैव द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज हमारा तीसरा ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। पेंक्रियाज के बारे में बताया मैंने आपको कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में प्रेजेंट है। ये देखिए, ये स्टमक और ये शुरू होगी ड्यूडेनम, ये स्टमक और ये शुरू होगी ड्यूडेनम। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे फिर आगे कॉइलिंग शुरू हो जाएगी, ये बीच में प्रेजेंट है पेंक्रियाज।
ये जो बीच में एक ऑर्गन आपको दिख रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज पैंक्रियाज। गॉट इट। पैंक्रियाज के अंदर म्यूकस है, उसकी सिक्रीशन में म्यूकस है। जो पैंक्रियाज की सिक्रीशन है उसकी कॉम्पोजिशन चेक करते हैं। म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयंस। अभी बताया था कि काइम जो एसिडिक फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, उसको न्यूट्रलाइज कौन कौन करता है? एक तो बाइल करता है, बाइल के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयंस थे जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, एज वेल एज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में भी हैं, और पैंक्रियाटिक एंजाइम। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? पैंक्रियाटिक जूस, या फिर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन बोल लीजिए इसको। पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, इसके अंदर क्या क्या है? म्यूकस है, बाइकार्बोनेट आयंस है, एज वेल एज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये 3 टाइप के इनएक्टिव फॉर्म्स हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के। ऊपर लिखा है, ध्यान से देखेंगे, इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। दोबारा से नाम बोलेंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। स्टमक के अंदर याद आ रहा है एक पेप्सिनोजन पड़ा है अभी अभी, और पेप्सिनोजन को कौन एक्टिव करवा रहा था? HCl। क्या बनता था उससे? पेप्सिन। ठीक वैसे ही पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन में 3 टाइप के इनएक्टिव फॉर्म्स हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के, जिसमें आता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। कैसे? ये एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जब बाजे याद रखना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक एंजाइम सिक्रीट करती है अपना, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। जैसे ही पैंक्रियाटिक सिक्रेशन आएगी उसके अंदर ये ट्रिप्सिनोजन भी साथ में आएगा, एंजाइम आएगा साथ में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में आएगा। और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक सिक्रेशन है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, व्हिच इज आल्सो एन एंजाइम। ये एंजाइम अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। अब एज यूजुअल क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देगा अमीनो एसिड्स में। कैसे होएगा प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन? प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किस में होता है? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किस में होता है? अमीनो एसिड्स में। किसने करवाया? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ने। एंड द सेकंड पॉइंट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा अभी। अमाइलेज जब भी पढ़ेंगे ना वहां पे, अभी अपने सलाइवा में क्या पढ़ा था? सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करवा रहा था? ग्लूकोज में। पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, याद रखेंगे। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवा रहा है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन कन्वर्ट करवाता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सेम एज सलाइवरी अमाइलेज था जिसका नाम था टैलिन। गॉट इट। एंड द थर्ड वन इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। अभी आपने लाइपेज पढ़ा। लाइपेज क्या कर रहा था? फैट्स जो थे लिवर के अंदर, लिवर के सिक्रीशन से फैट्स को एमल्सिफिकेशन होती थी फैट्स की, वो एमल्सिफाइड फैट्स में बन गई। फिर एमल्सिफाइड फैट्स का भी एक ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स एज वेल एज ग्लिसरॉल में, और वो कौन करवाने में हेल्प कर रहा था? लाइपेज। और लाइपेज किसकी सिक्रीशन है? पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज इट इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। किसमें होती है फैट की डाइजेशन? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, प्रोटीन्स किस में टूट जाते हैं? अमीनो एसिड्स में। स्टार्च किस में आ जाएगा? ग्लूकोज में। और फैट किस में आ जाते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और कौन करवाता है ये? लाइपेज। तो पैंक्रियाज का भी पता लग गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। स्टार्च डाइजेस्ट इन द बक्कल कैविटी। याद रखेंगे कि जो स्टार्च की डाइजेशन है वो कहां पे शुरू हो जाती है? बक्कल कैविटी में। किसके थ्रू? सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। उसका दूसरा नाम क्या है? टैलिन। ठीक है, पी साइलेंट है इसमें। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक। कैसे? स्टमक के अंदर क्या था बच्चों? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किस में एक्टिव हो रहा था? पेप्सिन में। किसके थ्रू? HCl के थ्रू ना, याद आ रहा है? थर्ड पॉइंट इज कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
पूरी कंप्लीट डाइजेशन, थोड़ी बहुत डाइजेशन बक्कल कैविटी में शुरू होगी, थोड़ी बहुत स्टमक के अंदर होगी। अब कंप्लीट डाइजेशन, पूरा का पूरा फूड जो भी बचा था ना, सब डाइजेशन हो गया उसका। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर की सिक्रीशंस भी आ रही हैं, पैंक्रियाज की सिक्रीशन भी आ रही हैं। सारी सिक्रीशन और एंजाइम्स की एक्टिविटी के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। फूड एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पॉइंट एक याद रखेंगे कि पानी की सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, बट वैसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड की किसमें होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग्स की वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल को कवर किया है, उसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं वो कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म क्या है, एक्टिव फॉर्म क्या है, किस ऐसा पिगमेंट या फिर किसी ऐसे सॉल्यूशन से वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जैसे कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी HCl। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है, एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक नई टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में मिलेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए जोश के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।